नमस्कार, मैं मौसम कुमार। दोस्तों, इंटर के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज जो है अपने दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा दूसरा क्लास इंटर हिंदी व्याकरण 2026 में जो एग्जाम होने वाला है अब की बार 12th का, उनके लिए लाया गया ये दूसरा क्लास अपने लोग का। इसमें कि टॉप 50 क्वेश्चन का मैराथन होगा, टॉप 50 क्वेश्चन का मैराथन। और 2026 में 100% पूछा जाने वाला सवाल, इससे बाहर व्याकरण का कोई एक भी प्रश्न नहीं रहेगा जो इस चैप्टर में कराया जाएगा और उससे संबंधित जो डिस्कशन किया जाएगा वही पूछा जाएगा पेपर में। तो आइए हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न की ओर। अपने क्लास की सबसे खासियत होती है कि यहाँ पे एक भी मिनट समय का वेस्ट नहीं किया जाता है और छात्र को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। आज का रहा हमारा ये रहा पहला प्रश्न और आप आंसर दें और अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाएं कि आप कितना नंबर ले लाए आज के क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न और आंसर दीजिए, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। कारक के 8 भेद। कारक के भेद होते हैं 8। आइए हम लोग कारक के बारे में जानते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के प्रकार होते हैं 8। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इससे जो संबंधित इंपोर्टेंट चिन्ह जो होता है जिसे कारक चिन्ह कहते हैं उसे भी हम लोग जान लेते हैं शॉर्टकट में। आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, इसीलिए उनका शॉर्टकट जान लेते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, से द्वारा, यानी कि जिस साधन से कर्ता काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान को के लिए, को के लिए, को के लिए। अपादान से जुदाई या अलगाव, इससे जो भाव पैदा होता है वो जुदाई या अलगाव। जुदाई अलगाव। संबंध का, के, की, ना, ने, री। और अधिकरण में, पर, यानी कि क्रिया जिस स्थान पर होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन में हे, अरे, यानी कि हो, इस तरह से जो होता है ये संबोधन कारक होता है और इसका चिन्ह होता है ये। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग और आगे जो है इस प्रश्न का आंसर देते रहिएगा इससे संबंधित। अब है तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है? तीर से बाघ मार दिया गया, ये किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे से, इस साधन का प्रयोग हुआ है। से में जो है इस साधन का प्रयोग हुआ है। तो तीर से, संप्रदान, अपादान, संबोधन, करण। तो इसमें होगा आंसर करण कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाए, यानी कि संप्रदान से भाव होता है के लिए, के लिए, को के लिए। ठीक, अपादान जुदाई या अलगाव। संबोधन कारक में ओ राधा, ओ कन्हैया, यानी कि संबोधन किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है या फिर किसी को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अपादान कारक का। अभी मैंने बताया था कि अपादान कारक से होता है जिससे जुदाई या अलगाव, जुदाई या अलगाव, ये होता है अपादान कारक। अगला प्रश्न, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो
कलम से लिखता है। से यहाँ से साधन के लिए है, तो से साधन यानी कि करण कारक, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग अपने आप में तुरंत दिया कीजिए, जिससे कि आप जांच सकें कि कितना नंबर आता है इस 50 प्रश्न में। अगला प्रश्न, कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? यहाँ पर छत पर है, छत पर यानी कि क्रिया जिस स्थान पे हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं, तो यहाँ हो गया अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? यहाँ में, घर में यानी कि क्रिया किस स्थान पे है? कर्ता किस स्थान पे है? यानी कि अधिकरण। यहाँ पे में है तो अधिकरण, में का चिन्ह, अधिकरण का चिन्ह क्या है? में पर। ठीक। अगला प्रश्न, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? पेड़ पर, अधिकरण कारक। जैसे ही में पर दिखे सीधा अधिकरण कारक पे आ जाना है, बिना समय गवाए फटाक से। अगला प्रश्न, हे भगवान इस गरीब की रक्षा करना किस कारक का उदाहरण है? आंसर दीजिए आप लोग कि हे भगवान, ओ राधा, ओ कन्हैया, ओ कृष्णा, ओ मुरारी किसमें कहा जाता है? यहाँ होगा संबोधन कारक। अगला प्रश्न, चंद्रमौली शब्द में कौन समास है? ये दोस्तों इंपोर्टेंट है। चंद्रमौली यानी कि जिसके मौली पर चंद्र हो, यानी कि जिसके मौली पर चंद्र हो। यहाँ मौली का अर्थ होता है सिर, मौलिक का अर्थ होता है, मौलिक का अर्थ होता है सिर, मौलिक का अर्थ सिर होता है, यानी कि जिसके सर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो वो है अपने महादेव भोले बाबा। और ये हो जाएगा आंसर अपना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो है दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि समास में दो पद, प्रथम पद और उत्तर पद आता है, प्रथम पद और उत्तर पद, जिसमें कि ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान, ना ही इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें जो है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो जैसे चंद्रमौली शब्द दिया गया है, तो इसको जब हम विखंडन करेंगे तो जिसके चंद्र पर, जिसके सिर पर मौली हो, जिसके सिर पर मौली हो, यानी कि चंद्र हो, तो ये है अपने महादेव भोले बाबा। ठीक। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास में संख्यावाची होता है प्रथम पद। अगला प्रश्न, यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति कौन समास है? यानी कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, तो ये है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न, रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? तो इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो इसका समास विग्रह हुआ रसोई के लिए घर। तो इसमें देखिए के लिए लगा हुआ है, और जिसमें भी कारक चिन्ह का जिसमें भी प्रयोग होगा तो वो अपना हो जाएगा तत्पुरुष समास। देखिए कारक चिन्ह का जिसमें भी प्रयोग होगा, जैसे कि का, के, में, को, लिए, यानी कि जिस भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ शब्द में तो वो हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? तो चंद्रशेखर शब्द वही प्रश्न दोस्तों जिसके शिखर पर चंद्र हो, बहुव्रीहि समास, यानी कि अपने भोला बाबा महादेव, ये भी महादेव ही है, महादेव यानी कि तीसरा पद प्रधान, ना ही पहला पद प्रधान, ना ही दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद प्रधान जिससे कि किसी तीसरे का बोध हो, तो यहां हो गया महादेव। अगला प्रश्न, वन मानुष शब्द कौन समास है? वन मानुष यानी कि वन में निवास करने वाले मनुष्य,
तो वन मानुष, या इसको ऐसे ही बोलते हैं वन का मानुष, यहां भी का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वन का मनुष्य, वन का मनुष्य या मनुष्य, वन का मनुष्य, यहाँ पे कर्ता चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म से संबंधन को के लिए संबंध का के की, यहाँ पे जो है संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, क्योंकि का जो है संबंध का कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? जहां पे भी ध्यान दे दोस्तों, जहां पे भी शब्द का रिपीटेशन हो, धीरे धीरे, धीरे धीरे से अच्छा सॉन्ग भी है, शब्द कौन समास है? धीरे धीरे शब्द कौन समास है? जैसे ही शब्द का रिपीटेशन हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। शब्द जहां भी रिपीट किया जाए अव्ययी भाव समास, तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, प्रतिदिन शब्द में कौन समास है? और इसका आप लोग थोड़ा सा 2 लाइन समझ लें, जिसमें भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाए, यहाँ पे प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जहां भी प्रति उपसर्ग या फिर अनु, सम, इन सभी आदि आदि उपसर्गों का प्रयोग किया जाए तो वहां होगा हमारा अव्ययी भाव समास। यानी कि जहां भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाए शब्द में, जैसे प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दिन में प्रति लगने से प्रतिदिन हुआ, तो अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन यानी कि धन से हीन, इसका समास विग्रह धन से हीन, यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया गया से, यहाँ हीनता हो रहा है यानी कि अलगाव हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक, अपादान कारक, और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जुदाई। तो जैसे ही मैंने बताया था कि कारक के चिन्ह का जैसे ही प्रयोग देखे तो हम फट से मार देंगे तत्पुरुष समास, फटाक से तत्पुरुष समास। तो धनहीन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो रामानुज यानी कि राम का अनुज, रामानुज, राम का अनुज। का प्रयोग हुआ तो हम लोग फट से मार देंगे तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, आजकल कौन सा समास है? आज कल, यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, इस समास में दोनों पद प्रधान। तो आप अपना लोग जाने थे कि दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान, तो आज और कल, इसका विग्रह हुआ आज और कल, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी, यहां पे देखिए दोस्तों, अब है हमारा, इसका आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद डिटेल्स बताते हैं। पंचवटी कौन सा समास है? तो पंचवटी समास है द्विगु समास। पंचवटी में समास है द्विगु समास। ठीक, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, द्विगु समास के बारे में। इसमें देखिए दोस्तों, प्रथम पद जो है संख्यावाची होगा। इसमें प्रथम पद संख्यावाची, संख्यावाची। ठीक, तो इसमें देखिए संख्या है पंच, पंचवटी यानी कि 5 वटों का समाहार, यानी कि प्रथम पद संख्यावाची होगा और उत्तर पद जो है किसी समूह या समाहार का बोध कराएगा। तो पंचवटी कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, और द्विगु समास की एक और खास बात बताते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या हुआ, जैसे 10, इसको लिखते हैं, जैसे 10, 20, 30, ये सभी जो है संख्यावाची मानेंगे हम लोग, इसे हम द्विगु समास मानेंगे। ठीक, लेकिन इसे जो है, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि क्या हम 10, 20, 30 को द्विगु समास बोलेंगे या नहीं?
बिल्कुल, जो सीधा सीधा रहे बस उसे ही हम द्विगु समास लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और है द्वंद्व समास। क्या हम 64 उसके बाद 45 इसे हम लेंगे द्विगु समास में? नहीं, ये हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि 45 का अर्थ है 5 और 40, 5 और 40। इसे हम लेंगे द्वंद्व समास में 64, यानी कि 60 और 4। इसीलिए यहाँ पे और का बोध हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये आ जाएगा अपना द्विगु समास में। और इनके बीच का जो भी संख्या होगा वो सभी आ जाएगा द्वंद्व समास में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगला प्रश्न, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ और पैर द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, काम चोर कौन सा समास है? काम चोर यानी कि काम का चोर, यानी कि काम का चोर, काम से चोर है जो, काम का चोर। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि वहां बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, लंबोदर कौन सा समास है? ये बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए भी कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर में समास है लंबा हो उधर जिसका, अर्थात अपने गणेश जी महाराज बहुव्रीहि समास। यहाँ भी तीसरे पद का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न, राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार राजा का कुमार, राजा का कुमार। हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। यहाँ पे अलग अलग अलवा का बोध हो रहा है, यानी कि अलवा नहीं, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न अपने आप में दोनों प्रधान है। दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, दाल रोटी, दाल और रोटी। अगला प्रश्न, परलोक शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए दोस्तों, उपसर्ग हम उसे कहते हैं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो अपना प्रश्न है परलोक शब्द में उपसर्ग बताइए। तो परलोक शब्द में उपसर्ग है पर, प, ओक, परल। इसमें उपसर्ग होगा परलोक, क्योंकि यहाँ देख लीजिए कि पर, यहाँ पे पर उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि पूरा शब्द हुआ परलोक, लेकिन लोक में पर लग जाने से परलोक बन जाता है, और ये पर उपसर्ग। अगला प्रश्न, अज्ञान शब्द में उपसर्ग बताइए। अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान में अ लगने से अज्ञान बना, तो ये आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न, अधपका शब्द में उपसर्ग है अधपका, अधपका, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अध उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, आप लोग आंसर तुरंत दे दिया कीजिए, जैसे ही आंसर आए, ऊपर क्वेश्चन आए, तुरंत आंसर दे दिया कीजिए। सपरिवार, यहाँ पे उपसर्ग होगा स। अगला प्रश्न, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग बताइए। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त, तो उपसर्ग है अति, आंसर होगा अति। अगला प्रश्न, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवास में उपसर्ग है उप। तुरंत तुरंत दोस्तों, बिना समय गवाए फटाफट आंसर देते रहें और आगे बढ़ते रहें। विकास शब्द में उपसर्ग बताइए। विकास शब्द में उपसर्ग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा। काश में वी लग जाने से विकास बन जाता है, वी उपसर्ग। अगला प्रश्न, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद। अच्छा, संधि विच्छेद, यहाँ पे पूर्ण शब्द है यशोदा, लेकिन ये किस किस शब्द के, किस किस शब्दांश के मेल से बना है जो मतलब यशोदा बन गया? तो आइए हम लोग जानते हैं संधि विच्छेद क्या होगा यशोदा का। आंसर दीजिए आप लोग।
लिख लिए। आइए, यशोदा का संधि विच्छेद होगा यशः जमा दा, यशोदा। यहाँ पे विसर्ग का ओ बन गया है। ठीक, विसर्ग का ओ बन जाता है, यानी कि फिर पहला, दूसरा और तीसरा किसी भी वर्ग का रहने के बाद विसर्ग का ओ बन जाता है, तो यशोदा। अगला प्रश्न, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद सम जमा सार, सम जमा सार, संसार। अगला प्रश्न, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो जमा अन, पवन। इसमें दोस्तों अयादि संधि है, इसमें अयादि संधि है। देखिए इसमें जो है फिर अगर यहीं पे फिर अगर एक चीज लिख दिया जाए पो जमा अन, फिर इसका क्या होगा आप लोग उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ओ का है तो पवन बना, यानी कि पो जमा अन पवन। लेकिन यदि ओ यानी कि दीर्घ मात्रा अगर लग जाए तो फिर पो जमा अन का क्या होगा? ये हो जाएगा पावन। क्योंकि जैसे ही दीर्घ का मेल होता है तो यहां हो जाता है आव, आव। यहां बना अव, अव बना, अव आव। ठीक, अगला प्रश्न, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है उक्त जमा योग, उद्योग। उक्त जमा योग, उद्योग। यहाँ तो का द बन जाता है। ठीक, तो का द बन जाता है, इसीलिए उक्त जमा योग, उद्योग। अब है संधि के कितने भेद हैं? अच्छा प्रश्न है, दीजिए आप लोग आंसर दोस्तों। संधि के कितने भेद है? 5, 2, 3, 4। कितने भेद है? आंसर दीजिए। तो संधि के भेद हैं 3। संधि के भेद 3। एक स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि हम उसे कहते हैं जिसमें स्वर का मेल स्वर से हो, तो वो हो गया हमारा स्वर संधि। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन का मेल हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल और व्यंजन व्यंजन का मेल हो, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि जिसमें स्वर और विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग दोनों का मेल हो, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आइए हम लोग, दीजिए आंसर आप लोग। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद स जमा उक्ति, सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति। अब दीजिए आंसर। तो यहाँ पे आंसर होगा सु जमा उक्ति, सुक्ति। देखिए यहाँ पे हर्ष उ लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ भी हर्ष उ और हर्ष उ, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से दीर्घ बन जाता है सुक्ति। अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम जमा आलय, हिमालय। यहाँ पे ये आ मिलकर के यहाँ आ जाता है और ल, हिमालय। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या जमा आलय, विद्यालय। अगला प्रश्न, नयन, नयन का संधि विच्छेद क्या है? नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का संधि विच्छेद है ने जमा अन, नयन। ठीक, अगला प्रश्न, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब ये दोस्तों मुहावरे का प्रश्न है। देखिए प्रत्येक दिन अच्छे तरीका से प्रश्नों का संग्रह किया जाएगा और जिस भी क्लास को अपलोड किया जाएगा वो इतना बेहतरीन होगा कि सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। उससे इससे बाहर तो पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और जो डिस्कशन करते हैं हूबहू वैसा ही प्रश्न आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, यानी कि उत्पात मचाना। आकाश पाताल एक कर दिया उसने तो बाप रे बाप, उसने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी कि उत्पात करना। अगला प्रश्न, मुट्ठी में करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुट्ठी में करना, इसका आंसर दीजिए। मुट्ठी में करना, इसका आंसर होगा
भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या वश में ना करना। तो इसका आंसर होगा वश में करना। तो इसका देखिए इस प्रश्न जो है अपने जीवन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ प्रश्न है दोस्तों, मुट्ठी में करना। जैसे कि कोई भैया हैं या फिर कोई अंकल हैं, जो भी हैं, कोई आदमी होता है, जैसे ही उनका शादी होता है तो उनकी जो मेहरारू आती है, तो पहले तो वो लड़का बहुत ही अच्छा, सबसे मिलना जुलना, खुश रहना, सब कुछ होता है उनके साथ। लेकिन जैसे ही उनकी आई मैडम साहिबा यानी कि मेहरारू, जैसे ही मेहरारू आती है किसी की, वो ना अपने मुट्ठी में करना शुरू कर देते हैं। ढेर सारा उदाहरण है, मतलब अपने लोगों से जुड़ा हुआ है और मेरे बहुत सारे पहचान के हैं जिनकी जो मेहरारू आई है तो वो अपने पति को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं, यानी कि अपने वश में करके रखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु। या फिर इसका एक और अर्थ है दोस्तों, उस अर्थ को भी आप लोग जान लीजिए। आस्तीन का सांप धोखेबाज मित्र भी, इसका दोनों में से कोई भी आ सकता है। धोखेबाज, धोखेबाज मित्र। ठीक, अगला प्रश्न, हाथ का मैल होना। दीजिए आंसर, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना का अर्थ होगा तुच्छ होना, यानी कि वो तो मेरे हाथ का मैल है, वो तो मेरे हाथ का मैल है, यानी कि तुच्छ है। अगला प्रश्न, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है कठिन होना, टीका लगाना, आशंका होना, चिंता होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। ठीक, अगला प्रश्न, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है तूती बोलना, यानी कि धाक जमाना। तूती बोलना, धाक जमाना। रिपीट करते रहे आप लोग प्रश्न को और आंसर देते रहे। फिर जैसे ही ये प्रश्न समाप्त होता है, अपने आप में चेक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्लीज निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया है, जिससे कि मैं ये आंक सकूं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। अब है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहना, विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? सब धन 22 पसेरी, इसका अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना। अच्छा बुरा सबको एक समझना। अगला प्रश्न, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चू न करना, चू न करना, चू न करना मुहावरे का अर्थ है आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना। अगला प्रश्न, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र पता लगाना, उम्र पता लगाना। अगला प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जानिए आप लोग कि घुटने टेकना यानी कि हार मानना। अरे उसने तो मेरे सामने घुटने टेक दिया, उस लड़ाई में उसने मेरे सामने घुटने टेक दिया। तो ये हो गया हमारा 50 प्रश्न आज का समाप्त। वो 51वां प्रश्न, एक प्रश्न और दोस्तों ऐड हो गया था, है ये कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अपना जो ये क्लास होता है कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का संग्रह लिया जाता है और इस प्रश्न को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और उन्हें भी एक अच्छे प्रश्न से रूबरू करवाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोग प्रत्येक दिन जैसे ही ये क्लास अपलोड कर दिया जाए अच्छी तरह से कम समय में क्लास का रिवीजन करें और इंटर 2026 में बहुत अच्छा नंबर लाएं, यही मेरी शुभकामना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, उसमें भी 50 बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाएंगे और आप लोग उस क्लास को देख करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।